स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज के सेशन में हम एलएलबी 6 सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र महिला एवं आपराधिक विधि के आगे के प्रश्नों को समझकर याद करेंगे। इससे पहले के सेशन में हम 100 से अधिक प्रश्नों को याद कर चुके हैं। जिन मित्रों ने पहले वाला सेशन नहीं देखा तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अन्य लॉ से संबंधित वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने आगे के प्रश्नों को हल करने का। मित्रों, अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 104 कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। कह रहा है कि 2005 का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, उसमें जो मजिस्ट्रेट है उनके निवास के अतिरिक्त क्या आदेश पारित कर सकते हैं। पहला विकल्प आपको दिया है कि अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश या एक पक्षीय आदेश, या कह रहा है ये सभी आदेश। तो इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी आदेश, क्योंकि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास के हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अभिरक्षा आदेश भी पारित कर सकता है, प्रतिकर आदेश भी पारित कर सकता है, एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। अर्थात आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 105 कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं है। अर्थात उस अनुच्छेद के विषय में पूछा गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को किसी खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं है। आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है अनुच्छेद 15(3) के तहत, या अनुच्छेद 23 के तहत, या अनुच्छेद 24 के तहत, या अनुच्छेद 45 के तहत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24 के तहत। अर्थात अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति या बालक को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है बच्चे की गवाही है। अर्थात बच्चे की गवाही क्या है, हमेशा अनुमति से दी जाती है, या कहता है कि कभी अनुमति नहीं है, कभी अनुमति लेनी ही नहीं पड़ती है, या तीसरा कहता है केवल तभी अनुमति दी जाती है जब बच्चा प्रश्न को समझ सके, या अगला विकल्प आपका कहता है केवल तभी अनुमति दी जाती है जब वह प्रश्नों का उत्तर दे सके। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, केवल तभी अनुमति दी जाती है जब बच्चा प्रश्न को समझ सके। अर्थात किसी बच्चे को गवाही के लिए तभी कहा जा सकता है जब बच्चा प्रश्न को भली भांति समझ सके। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय विदेश सेवा में महिला कर्मचारी की शादी करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी में इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। आपको 4 केस दिए गए हैं। कहता है कि जो ये नियम बनाया गया था कि अगर भारतीय विदेश सेवा में कोई महिला कर्मचारी शादी करना चाहती है तो उसे सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, लेकिन अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है। तो कहता है कब या किस केस के अंतर्गत यह नियम समाप्त किया गया है, शाहबानो केस में, या हुसैनारा खातून के केस में, या नरगिस मिर्जा के केस में, या मुथुअम्मा के केस में। तो आपका सही आंसर होगा मुथुअम्मा के केस में। अर्थात मुथुअम्मा के केस में ही भारतीय विदेश सेवा में महिला कर्मचारी को शादी करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेने की जो नियम था वह नियम समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 108 कि सती प्रथा को सर्वप्रथम 1829, ध्यान रखें मित्रों यहाँ पे 1829 होगा क्योंकि दिए गए विकल्प के अनुसार या सती प्रथा का ही उन्मूलन 1829 में ही प्रथम बार प्रतिबंधित किया गया था। तो प्रश्न कहता है कि सती प्रथा को सर्वप्रथम 1829 में किसके प्रयासों के कारण प्रतिबंधित किया गया। पहला विकल्प कहता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, यह कहता है दूसरा इंदिरा गांधी, या तीसरा कहता है राजा राम मोहन राय, या चौथा कहता है महात्मा गांधी। किनके प्रयासों से सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। तो आपका इसमें सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अर्थात प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही होगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 109 कहता है कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। आपसे उस अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम पूछा गया है जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की ही रक्षा करता है। आपको 4 संगठन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है WHO,
या यूनिसेफ, या यूनेस्को या ILO। आपको 4 संगठन दिए गए हैं। कहता है कौन सा ऐसा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो आपका सही आंसर होगा यूनिसेफ। अर्थात यूनिसेफ ही ऐसा संगठन है अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल कल्याण बोर्ड का गठन किसके तहत किया जाता है, या बाल कल्याण बोर्ड का गठन के तहत किया जाता है? तो के तहत का अर्थात किसके तहत किया जाता है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है कि बाल अधिनियम 1960 के तहत, अगला कहता है कि किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत, यह कहता है अभिभावक एवं वार्ड अधिनियम 1990 के तहत, यह कहता है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा कि बाल अधिनियम 1960 के तहत, अर्थात बाल कल्याण बोर्ड का गठन बाल अधिनियम 1960 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 111 कहता है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम पत्नी निम्नलिखित आधारों पर तलाक की मांग कर सकती है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि किन आधार पर मुस्लिम पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। कहता है पहला विकल्प कि पति 4 साल या उससे अधिक समय से लापता हो, यह कहता है 1 वर्ष से अधिक के लिए बनाए रखने में विफलता, या 3 साल के लिए कारावास, या बिगैमी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा यदि पति 4 साल या उससे अधिक समय से लापता है तो मुस्लिम पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। तो मुस्लिम पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है किशोर न्याय अर्थात बच्चों की देखभाल और संरक्षण, किशोर न्याय का तात्पर्य है बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अपराधी किशोर। अब पूछा गया कि अपराधी किशोर किसको कह सकते हैं? तो अपराधी किशोर का अर्थ है एक किशोर जिसके माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा छोड़ दिया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, इसको अपराधी किशोर कहेंगे। यह कहता है कि अपराधी किशोर का अर्थ है एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। किशोर का अर्थ है अपराध करने का आरोप है, उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, अर्थात 18 वर्ष से आयु से कम हो। तीसरा विकल्प कहता है कि अपराधी किशोर का अर्थ है कि एक किशोर जहां सुधार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता हो, या विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि किशोर मामलों की सुनवाई के लिए एक अदालत का मतलब है। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प होगा कि अपराधी किशोर का अर्थ है एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है और उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसी को हम अपराधी किशोर कह सकते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या बालक है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 113 कहता है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है? पहला कहता है भ्रूण के स्वास्थ्य और लिंग का निर्धारण करने के लिए परीक्षण, या दूसरा कहता है मूत्र में कीटोन निकायों का निर्धारण करने के लिए परीक्षण, यह कहता है स्तन कैंसर का निर्धारण करने के लिए परीक्षण, यह कहता है HIV का पता लगाने के लिए परीक्षण। तो आपका सही विकल्प होगा भ्रूण के स्वास्थ्य और लिंग का निर्धारण करने के लिए परीक्षण ही एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अमान्य या अनियमित विवाह के रूप में जाना जाता है। आपको 4 विवाह दिए गए हैं जिनमें से कहता है कि अमान्य या अनियमित विवाह के रूप में किसे जाना जाता है? कहता है बालिद विवाह को, या कहता है मुता विवाह, या सही विवाह, या फासीद विवाह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फासीद विवाह। ध्यान रखें मित्रों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, अर्थात फासीद विवाह को अमान्य या अनियमित विवाह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। आपसे वो तारीख पूछी गई है कि कब कन्वेंशन था। कहता है कि 15 दिसंबर 1979 को, या 15 दिसंबर 1978 को, या 18 दिसंबर 1979 को, या 18 दिसंबर 1978 को। तो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए 18 दिसंबर 1979 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिव्यक्ति क्विक विथ चाइल्ड का अर्थ क्या है? एक वाक्य है क्विक विथ चाइल्ड, आपने सुना होगा क्विक विथ चाइल्ड। तो कहता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है बच्चे की तत्काल हिरासत में लेने के लिए, यह कहता है गर्भावस्था का चरण जहां भ्रूण की गति को महसूस किया जा सकता है, यह कहता है न्यायालय द्वारा
नियुक्त नाबालिग की अभिभाविका के तौर पे, या कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्विक विथ चाइल्ड का अर्थ है गर्भावस्था का वह चरण जहां भ्रूण की गति को महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है दहेज हत्या की सजा क्या है। दहेज हत्या की सजा पूछा गया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आमतौर पर लगभग सभी को यह प्रश्न याद होता है, आता है कि दहेज हत्या की सजा क्या है, मौत की सजा। या दूसरा कहता है कम से कम 7 साल की कैद और आजीवन कारावास हो सकता है। या तीसरा कहता है 10 साल की कैद और रुपए तक का जुर्माना, यानी 50,000 रुपए तक का जुर्माना। या विकल्प नंबर डी कहता है कोई कारावास नहीं, केवल जुर्माना। यहाँ आपका सही विकल्प होगा कम से कम 7 वर्ष की कैद और आजीवन कारावास हो सकता है। अर्थात दहेज हत्या की सजा कम से कम 7 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 118। अगला प्रश्न आपको कहता है कि आईपीसी की कौन सी धारा एक महिला की सील का अपमान करने के इरादे से संबंधित है। आईपीसी की वह धारा पूछी गई है जिसमें एक महिला की सील का अपमान करने के इरादे से संबंधित है। कहता है धारा 304 या धारा 376 या धारा 504 या धारा 509। तो आपका सही आंसर होगा धारा 509, धारा 509। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। आपसे वह अनुच्छेद पूछा गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा। इसमें से आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। कहता है अनुच्छेद 39C के तहत, या अनुच्छेद 39D के तहत, या अनुच्छेद 39B के तहत, या अनुच्छेद 39A के तहत। तो आपका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 39D के तहत, अर्थात आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है एक हिंदू महिला की निर्वसीयत, अगर उसने वसीयत नहीं की है उसको कहते हैं निर्वसीयत। तो एक हिंदू महिला की निर्वसीयत मृत्यु के मामले में यदि 2 या 2 से अधिक वारिस एक साथ संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति ले लेंगे। कहता है कि यदि कोई ऐसी हिंदू महिला है जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु हो जाती है उसकी, और उसके 2 या 2 से अधिक वारिस आते हैं तो एक साथ संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, कहता है तो वो संपत्ति ले लेंगे। कैसे वो संपत्ति ले लेंगे, आपसे पूछेगा कि प्रति व्यक्ति संपत्ति मिलेगी या प्रति हलचल मिलेगा या प्रति परिवार या प्रति उत्तराधिकार। यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रति हलचल, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है जहां एक पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है और आरोप झूठा है तो उसकी पत्नी तलाक के लिए मुकदमा करने और प्राप्त करने के लिए नैतिक है जो है। अगर कहता है कि एक पति है और वो अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगा देता है लेकिन लास्ट में आरोप झूठा साबित होता है तो उसकी पत्नी उससे तलाक के लिए मुकदमा करती है तो इसके लिए प्राप्त नैतिक है। तो इसको क्या कहते हैं, कहते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है इसको खुलास कहते हैं, लियान कहते हैं, या मुबारकात कहते हैं, या जिहारे कहते हैं। तो इसको कहा जाता है लियान, अर्थात लियान, विकल्प बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अवयस्क का वास्तविक अभिभावक है। अगर कोई अवयस्क है तो उसका वास्तविक अभिभावक कौन होगा। कहता है न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अभिभावक। अच्छा, अवयस्क का वास्तविक अभिभावक किसको कहा जाएगा। कहता है न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अभिभावक को कहा जाएगा, या एक प्राकृतिक अभिभावक को कहा जाएगा, या कहते हैं कि जो स्वयं अभिभावक के मामलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेता है, या कहता है कि एक कानूनी अभिभावक। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा कि जो स्वयं अवयस्क के मामलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेता है उसे ही अवयस्क का वास्तविक अभिभावक कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के तहत बाल का अर्थ है। जो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 बनाया गया उसमें बाल का अर्थ क्या है। कहता है कि यदि पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और यदि महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। या दूसरा विकल्प कहता है कि यदि पुरुष ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उनको बाल कहेंगे। या तीसरा विकल्प कहता है कि यदि पुरुष ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और महिला ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उनको बाल कहेंगे। या अगला विकल्प कहता है कि यदि पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला ने भी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उनको बाल कहा जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। बाल तब कहा जाएगा यदि पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उनको बाल कहा जाता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम
29 के तहत। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि गोद लेने वाली महिला है, यदि गोद लेने वाली कोई महिला है और गोद लेने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता को गोद लिए जाने वाले व्यक्ति से कितने वर्ष बड़ा होना चाहिए। प्रश्न सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद ले रही है, किसी पुरुष को गोद ले रही है, तो जो दत्तक माता है तो वह गोद लेने वाले बच्चे या गोद लेने वाले व्यक्ति से कितने वर्ष बड़ा होना चाहिए। कहता है 4 विकल्प में, कहता है 18 वर्ष या 21 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो आपका सही आंसर होगा 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 125 का कहता है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आपको 4 प्रावधान दिए गए हैं। कहता है जो राज्य है वो महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान कर सकता है। कहता है पहला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार कथन सत्य है। जो राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ये कथन दिया गया है। तो कहता है कि 4 विकल्पों में से ये सत्य है, असत्य है, किसके तहत सत्य है, कौन से अनुच्छेद के तहत सत्य रखा गया। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार कथन सत्य है। यह कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार यह कथन असत्य है। यह कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार कथन सत्य है। यह कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कथन सत्य है। तो आपके सही विकल्प होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार यह कथन सत्य है। वैसे भी राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यह संविधान का अनुच्छेद 15(3) कहता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अनुसार एक महिला को मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए पात्र होने के लिए कितने दिनों तक एक प्रतिष्ठान में काम करना पड़ता है। कहता है पिछले 12 माह में 80 दिन, या कहता है दूसरा कि पिछले 12 माह में 160 दिन, या तीसरा विकल्प कहता है पिछले 12 महीनों में 90 दिन, या कहता है पिछले 12 महीनों में 180 दिन। तो आपका सही विकल्प होगा कि पिछले 12 महीनों में 80 दिन काम करना पड़ता है। पिछले 12 महीनों में 80 दिन काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले ने वर्ष 1983 में आपराधिक कानून में संशोधन किया। जो आपराधिक कानून था, तो एक ऐतिहासिक मामला, आपको 4 ऐतिहासिक मामले दिए गए हैं। कहता है कि किस ऐतिहासिक मामले में 1983 के आपराधिक कानून में संशोधन किया गया। पहला कहता है कि मुकेश और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य के लिए राज्य। या दूसरा कहता है हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। या तीसरा कहता है शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। या चौथा कहता है तुकाराम बनाम अन्य महाराष्ट्र राज्य। तो आपका चौथा विकल्प ही सही होगा कि तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में ही 1983 के आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण आपराधिकरण, फिर कहता है 4 विकल्प में खुलास या मुबारक या तलाके सुन्नत या तलाके बिद्दत। अर्थात मुस्लिम महिलाएं जो विवाह पर अधिकारों का संरक्षण आपराधिकरण है उसको क्या कहते हैं, खुलास कहते हैं, मुबारक, तलाके सुन्नत या तलाके बिद्दत। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, अर्थात तलाके बिद्दत, तलाक ए बिद्दत। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 4 के अनुसार, आपको एक धारा दी गई है 1956 की धारा 4, किस अधिनियम की, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 4 के अनुसार कहता है कि नाबालिग वेश्या की कमाई पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। आपसे उस सजा को पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग वेश्या की कमाई पर अपना जीवन यापन कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। पहले दिया गया है पहली सजा कि कारावास 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 1000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों एक साथ। दूसरा कहता है कारावास जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों एक साथ। या तीसरा कहता है कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास और 10 वर्ष से अधिक नहीं। या चौथा कहता है कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए कारावास और 7 वर्ष से अधिक नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, तो कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास या 10 वर्ष तक से अधिक, या 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन 10 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का उद्देश्य है। आपको एक एक्ट दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसका उद्देश्य क्या है। कहता है सभी महिलाओं को ही अधिकार देना,
या दूसरा कहता है पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए, या तीसरा कहता है परिवार में पुरुष बच्चों की रक्षा करना, या चौथा कहता है केवल गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा करना। तो आपका सही विकल्प होगा कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना है। अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का उद्देश्य है कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 कहता है कि मुस्लिम कानून के तहत 3 तलाक की अवधारणा है। मुस्लिम कानून के तहत 3 तलाक की अवधारणा है। कहता है तलाक का स्वीकृत रूप है, या ज्यादातर तलाक का स्वीकृत रूप है, या कहता है कि तलाक का संरक्षित रूप है, या ज्यादातर तलाक का अस्वीकृत रूप है। जो मुस्लिम कानून के अंतर्गत 3 तलाक की अवधारणा है, मुस्लिम कानून में जो 3 तलाक की अवधारणा है, मुस्लिम कानून की जो 3 तलाक की अवधारणा है, वो तलाक का स्वीकृत रूप है, या ज्यादातर तलाक का स्वीकृत रूप है, या तलाक का संरक्षित रूप है, या ज्यादातर तलाक का अस्वीकृत रूप है। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होगा कि यह ज्यादातर तलाक का अस्वीकृत रूप है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि एक हिंदू महिला अपने 2 बच्चों और अपने माता पिता को छोड़कर निर्वसीयत मर जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। सीधा सा प्रश्न है कि अगर कोई महिला है, हिंदू महिला है, और वह वसीयत नहीं करती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 2 बच्चे हैं और माता पिता भी हैं, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो वह संपत्ति कहता है पहला विकल्प कि उसके माता पिता को केवल समान रूप से दे दी जाएगी, या दूसरा कहता है बच्चे को समान रूप से मिलेगी, या उसके माता पिता और बच्चे को मिलेगी, या कहता है केवल उसका बेटा ले लेगा। इसका सही विकल्प होगा वह संपत्ति उसके बच्चों को समान रूप से मिल जाएगी। अर्थात अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत किए उसकी मृत्यु हो जाती है तो और उसके 2 बच्चे और माता पिता जीवित अवस्था में हैं, तो भी उस संपत्ति वह उसके बच्चों को समान रूप से वितरित होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है किस अधिनियम के तहत एक महिला अपने अभिभावकों द्वारा क्रूरता के अधीन होने पर सुरक्षा की मांग कर सकती है। आपसे वह अधिनियम पूछा गया है जिसके अंतर्गत महिला अपने अभिभावकों द्वारा क्रूरता के अधीन, अगर उसके अभिभावक ही उस पर क्रूरता करते हैं तो उनसे सुरक्षा की मांग कर सकती है। कहता है हिंदू अधिनियम के तहत, पहला विकल्प, दूसरा कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, सॉरी पहला विकल्प कहता है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, दूसरा कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, तीसरा कहता है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, या चौथा कहता है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत वह सुरक्षा की मांग कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि एक ईसाई महिला अपने पति को निर्वसीयत संपत्ति से उत्तराधिकार का दावा करना चाहती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू होता है। कहता है इसमें कौन सा कानून लागू होगा। पहला दिया गया है कि ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम का कानून, दूसरा ईसाई विवाह अधिनियम, या तीसरा कहता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, या चौथा विकल्प कहता है कि ईसाई तलाक अधिनियम। तो आपका सही विकल्प होगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस पर लागू होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय संविधान के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि किसके तहत विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है या इसके पहले भी हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता अनुच्छेद 14 के तहत, या दूसरा विकल्प आपका कहता है अनुच्छेद 15(3) के तहत, या तीसरा विकल्प कहता है अनुच्छेद 16(4) के तहत, या चौथा विकल्प कहता है अनुच्छेद 17 के तहत। तो आपका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 15(3) के तहत। अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 15(3) के तहत, यही अनुच्छेद 15(3) के तहत। इससे पहले के प्रश्न में हम पढ़े थे कि यह राज्य को अधिकार देता है कि यह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जब सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 की धारा 4 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो अपराध न करने के सबूत का भार निम्नलिखित में से किस पर होता है। अगर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो अपराध न करने के सबूत का भार किस पर होता है। कहता है राज्य पर होता है,
या आरोपी पर होता है या मृत महिला के ससुराल पर होता है या गवाह पर होता है। तो आपका सही विकल्प होगा कि सबूत का भाग गवाह पर होता है, अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है। आपको 4 कार्य दिए गए हैं, क्या इनमें से कौन सा यौन उत्पीड़न में शामिल है। कहता है कि महिला कर्मचारी को जन्म दिवस का उपहार भेजना यौन उत्पीड़न कहलाएगा, या गलती करने पर महिला कर्मचारी को डांटना यौन उत्पीड़न कहलाएगा। या कहता है यौन संबंधों के बदले पदोन्नति वृद्धि की पेशकश करना यौन उत्पीड़न कहलाएगा, या किसी महिला को उसके गुणों के आधार पर पुरस्कार के लिए चुनना यौन उत्पीड़न कहलाएगा। तो आपका सही विकल्प होगा किसी महिला को उसके गुणों के आधार पर पुरस्कार के लिए चुनना यौन उत्पीड़न कहलाएगा। विकल्प आपका संभवतः सी सही होगा कि यौन संबंधों के बदले में पदोन्नति वृद्धि की पेशकश यौन उत्पीड़न कहलाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की पदावधि होगी। कहता है कि 2 वर्ष या 10 वर्ष या 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10 वर्ष। सही आंसर होगा 3 वर्ष। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष होगी, 10 वर्ष नहीं होगी, 3 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि या कार्यकाल पूछा गया है तो कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है, याद रखें। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है विशेष परिस्थितियों में अदालत विज्ञापन के माध्यम से दहेज देने के अपराध के लिए महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है। आपको रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान में आपको बताना है कि विशेष परिस्थितियों में अदालत विज्ञापन के माध्यम से दहेज देने के अपराध के लिए कितने महीने की सजा का प्रावधान है या कितने महीने की सजा दे सकती है। कहता है 6 महीने की या 8 महीने की या 7 महीने की या 10 महीने की। तो आपका सही आंसर होगा 6 महीने की तक के कारावास की सजा दे सकती है। 6 महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है। अगला प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 कहता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य में एक वयस्क महिला की गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहमति अनिवार्य है। कह रहा है एमटीपी के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है। केवल संबंधित महिला की, या महिला और अजन्मे के पिता की, या महिला और उसके माता पिता और अजन्मे बच्चे के पिता की, या महिला और उसके ससुराल वालों की। यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा केवल संबंधित महिला की, अर्थात अगर स्वास्थ्य में एक वयस्क महिला की गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन एमटीपी करना है तो उसमें जो संबंधित महिला है उसकी सहमति अनिवार्य होगी, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई महिला घरेलू कामगार अपने नियोक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निवारण प्रदान कर सकता है। कहता है इनमें से कौन निवारण प्रदान कर सकता है। पहला विकल्प कहता है महिला प्रकोष्ठ, या दूसरा कहता है आंतरिक शिकायत समिति, या तीसरा कहता है स्थानीय शिकायत समिति, या चौथा कहता है प्रबंध समिति। तो आपका सही विकल्प होगा आंतरिक शिकायत समिति। इसका निवारण कौन कर सकता है, आंतरिक शिकायत समिति, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। आपसे वह सन पूछी गई है जिस सन को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। तो कहता है 4 विकल्प की 1981 में या 1975 में या 1979 में या 1983 में। तो आपका सही विकल्प होगा 1979 में। अगला प्रश्न आपका कहता है NCW का मतलब है, NCW का क्या अर्थ है। कहता है ये राष्ट्रीय महिला परिषद, दूसरा विकल्प कहता है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय समिति, या तीसरा कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग, चौथा कहता है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपका सही विकल्प होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग को ही NCW कहते हैं, नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण, यौन उत्पीड़न का मतलब रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न का गठन करता है। कौन जो है यौन उत्पीड़न का गठन करता है। आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है कि अवांछित शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना या अवांछनीय यौन रूप से संगीन टिप्पणियां, ये भी आपका सही विकल्प है। अगला विकल्प आपका कहता है कि
अवैध व्यापार, या तीसरा कहता है एसिड अटैक, या चौथा कहता है डकैती। तो आपका सही विकल्प विकल्प नंबर ए होगा, जो कहता है कि अवांछनीय शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना या अवांछित यौन रूप से संगीन टिप्पणियां ही आपका किसी अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न कहलाएगा या यौन उत्पीड़न के अंतर्गत गठन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक परिवार न्यायालय के पास अधिकारिकता का प्रयोग नहीं होगा। यदि एक पारिवारिक न्यायालय है उसके पास किसकी अधिकारिकता का प्रयोग नहीं होगा? कहते हैं जिला न्यायालय, या अधीनस्थ सिविल कोर्ट, या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, या सत्र न्यायालय। तो आपका सत्र न्यायालय के पास, एक पारिवारिक न्यायालय के पास अधिकारिकता का प्रयोग नहीं होगा, तो वह होगा आपका सत्र न्यायालय के पास। अगला प्रश्न आपका कहता है अगर मुंबई में अपराध किया जाता है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कौन सा न्यायालय अपराध की सुनवाई करेगा? अगर मुंबई के अंतर्गत ऐसा कोई अपराध किया जाता है, दहेज से संबंधित अपराध किया जाता है, तो पूछ रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कौन सा न्यायालय अपराध की सुनवाई करेगा? कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, या कहता है उच्च न्यायालय, या कहता है पारिवारिक न्यायालय। तो आपका सही विकल्प होगा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाता है? यदि कोई ऐसा अपराध है जो 15 वर्ष से कम आयु के वाले बच्चे के द्वारा किया गया है, तो इसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? कहता है बाल न्यायालय द्वारा, या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा, या मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा, या बाल कल्याण समिति द्वारा। तो आपका सही विकल्प होगा कि किशोर बोर्ड न्याय द्वारा इसका विचारण किया जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के तहत किया गया अपराध नहीं होगा। कौन सा ऐसा अपराध है? 4 अपराध दिए गए हैं कि कौन 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के तहत किया गया अपराध नहीं होगा। पहला कहता है संज्ञेय नहीं होगा, दूसरा कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रयास किया गया नहीं होगा, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच की गई नहीं होगा, या गैर संज्ञेय। तो आपका सही विकल्प होगा कि यह गैर संज्ञेय अपराध नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन लिंग आधारित हिंसा नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है कि निम्न में से कौन लिंग आधारित हिंसा नहीं है? अब यह कहता है कि पहला विकल्प कहता है कि वेश्यावृत्ति, या कन्या भ्रूण हत्या, या लिंग चयनात्मक गर्भपात, या गैर इरादतन हत्या। इनमें 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि लिंग आधारित हिंसा कौन सी नहीं है। तो वेश्यावृत्ति लिंग आधारित हिंसा है, कन्या भ्रूण हत्या भी लिंग आधारित हिंसा है, लिंग चयनात्मक गर्भपात भी लिंग के आधार पर हिंसा है, गैर इरादतन हत्या, अर्थात आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि गैर इरादतन हत्या लिंग आधारित हिंसा नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक महिला जो कभी उसकी पत्नी नहीं रही के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति के लिए न्यूनतम और अधिकतम दंड क्या है? पहला विकल्प कहता है कि न्यूनतम 7 साल की कैद और अधिकतम मौत की सजा, दूसरा कहता है न्यूनतम 7 साल की कैद और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, तीसरा कहता है कम से कम 5 साल की कैद अधिकतम मौत की सजा, चौथा कहता है कि न्यूनतम 7 साल की कैद और अधिकतम मौत की सजा। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा कि न्यूनतम 7 साल की सजा, 7 साल की कैद और अधिकतम मौत की सजा होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है CEDAW का अर्थ क्या है? पहला विकल्प कहता है कि महिलाओं की समानता की घोषणा करने वाले अधिकारों पर कन्वेंशन, दूसरा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन का सम्मेलन, तीसरा कहता है महिलाओं के खिलाफ घोषित समानता की वाचा, चौथा कहता है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। तो CEDAW का अर्थ है विकल्प नंबर डी, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। अगला प्रश्न आपका कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु ... वर्ष है और महिलाओं के लिए ... वर्ष है। आपको बताना है कि पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु क्या है और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु क्या है, उन्हें इन रिक्त स्थानों में भरना है। कहता है कि पहला 21 वर्ष और महिलाओं के लिए भी 21 वर्ष, दूसरा कहता है पहले के लिए 21 वर्ष, दूसरे के लिए 18, तीसरा कहता है पहले के लिए 18, दूसरे के लिए 21 वर्ष, या चौथा कहता है कि पहले के लिए 18, दूसरे के लिए भी 18। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, अर्थात पहले के लिए 21 वर्ष और दूसरे के लिए 18। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु का वर्ष 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। अगला प्रश्न आपका कहता है NCW का अर्थ है। NCW का अर्थ है, आपका यह रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि NCW का अर्थ क्या है। कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग, या वेब नेशनल कमांड, या राष्ट्रीय आम वेबसाइट, या चौथा विकल्प आपका कहता है महिलाओं के लिए प्राकृतिक कमांड। तो आपका सही विकल्प होगा राष्ट्रीय महिला आयोग।
एनसीडब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग को ही एनसीडब्ल्यू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एनसीडब्ल्यू कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल में प्रचलित एक सामाजिक बुराई थी और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल में एक प्रचलित सामाजिक बुराई थी, इनमें से कौन सी एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व थी और अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है? पहला कहता है घरेलू हिंसा, या कहता है वैवाहिक बलात्कार, तीसरा कहता है किशोर गर्भावस्था, या चौथा कहता है सती प्रथा। तो इसका विकल्प होगा सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रचलित बुराई थी जो स्वतंत्रता के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1829 में ही इसके खिलाफ कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न आपको कहता है भारत का संविधान 1950 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस आधार पर करता है? कहता है जातिवाद के आधार पर, समानता के आधार पर, उचित वर्गीकरण के आधार पर, या मात्र सत्ता के आधार पर? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उचित वर्गीकरण के आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है वैध पारसी विवाह के लिए ... समारोह अनिवार्य है। आपका खाली विकल्प है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में आपको एक विकल्प का चयन करना है। कहता है कि वैध पारसी विवाह के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, समारोह अनिवार्य है। कहता है आशीर्वाद समारोह, या सप्तपदी समारोह, या बपतिस्मा समारोह, या महर बपतिस्मा समारोह, या महर। तो आपका सही विकल्प यही विकल्प सी होगा, बपतिस्मा समारोह, अर्थात वैध पारसी विवाह के लिए बपतिस्मा समारोह अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनी रूप से ... है। अगर किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, प्रश्न कहता है, और उसका लिंग निर्धारण करना, तो कानूनी रूप से क्या है? अगर अनुमति, पहला कहता है कि अनुमति तब दी जाती है जब माता पिता के पास पहले से ही एक लड़की हो, गलत। दूसरा कहता है कि अनुमति दी जाती है जब माता पिता के पास पहले से एक पुरुष बच्चा हो, यह भी गलत है। तीसरा कहता है कि बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, या चौथा कहता है पहले बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना अनुमति दी गई थी, बिल्कुल गलत। अर्थात भारत के एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनी रूप से बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, ध्यान रखें। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 आपका कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए के अनुसार पति और या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला को दहेज के लिए कोई क्रूरता या प्रताड़ना के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। पहला कहता है 3 साल तक के कारावास के साथ एक जमानती अपराध, दूसरा कहता है 3 साल तक की कैद और जुर्माना के साथ एक जमानती अपराध, तीसरा कहता है 5000 रुपए तक के जुर्माने के साथ एक गैर जमानती अपराध, या चौथा कहता है कि एक गैर जमानती अपराध जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना होगा। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है गैर चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति यहाँ की जा सकती है। आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है कि सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर, दूसरा कहता है किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अधिकृत स्थान, तीसरा कहता है भारतीय चिकित्सक द्वारा अधिकृत स्थान, या चौथा कहता है किसी भी स्थान पर जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद हो। तो आपका सही विकल्प होगा सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान, अर्थात गैर चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति वहां की जाती है जहां सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य में एक वयस्क महिला की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति एमटीपी के लिए जिसका संबंधित में से सहमति अनिवार्य है। कहता है एमटीपी के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? कहता है केवल संबंधित महिला की, या महिला और अजन्मे पिता की, या महिला और उसके माता पिता और अजन्मे पिता की, या महिला और उसके ससुराल वालों की। यह प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, इसके पहले भी हम ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसके लिए केवल संबंधित महिला की अनुमति आवश्यक है। किसकी अनुमति आवश्यक है? संबंधित महिला जिसे एमटीपी कराना है। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए
चार विकल्प दिए गए हैं। एक चिकित्सक की राय आवश्यक है, तो दूसरा कहता है दो चिकित्सकों की राय आवश्यक है, तो तीसरा कहता है दो से अधिक चिकित्सकों वाले मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, तो चौथा कहता है स्थानीय सिविल कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। तो आपका सही विकल्प होगा कि एक चिकित्सक की राय आवश्यक है। अर्थात यदि गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन के लिए एक चिकित्सक की राय आवश्यक है। यहाँ विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि एक महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक है और 20 सप्ताह तक की है, 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक की है, तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए क्या है? एक चिकित्सक की राय आवश्यक है, या दो चिकित्सक की राय आवश्यक है, या दो से अधिक चिकित्सकों वाले मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, या स्थानीय सिविल कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। तो आपका सही विकल्प होगा दो चिकित्सकों की राय आवश्यक है। ध्यान रखें, इसमें जो पहला प्रश्न था इसके पहले 161 नंबर, उसमें कहता है कि यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से कम की है तो इसके लिए एक चिकित्सक की राय आवश्यक है, लेकिन अगर 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह से कम की है तो इसके लिए दो चिकित्सकों की राय आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका कहता है इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि क्या किसी विशिष्ट महिला ने अतीत में किसी अस्पताल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी या गर्भपात की है। तो कहता है कि अस्पताल में जाकर और अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच करके, दूसरा कहता है वर्तमान पति द्वारा अस्पताल में आरटीआई दाखिल करके, या तीसरा कहता है ससुराल वालों के परिवार से एक आवेदन जमा करके और अस्पताल को आवश्यक शुल्क भुगतान करके, या तीसरा कहता है कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है। तो आपका विकल्प डी सही होगा कि कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनी रूप से है, तो कानूनी रूप से उसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है। यह प्रश्न हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय कानून के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय कानून के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होगी। पहला कहता है 18 वर्ष, या 21 वर्ष, या 14 वर्ष, या 16 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 14 वर्ष। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 166 कहता है किसी व्यक्ति के आयु समूह का वर्णन करने के लिए कई वाक्यांशों जैसे नाबालिग, प्रमुख, बच्चे, किशोर, वयस्क का उपयोग किया जाता है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्ति को किससे वर्णित किया जाता है? नाबालिग या किशोर से, बच्चा या नाबालिग से, या नाबालिग से, या बच्चा या किशोर से। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चा या किशोर से वर्णित किया जाता है, बच्चा या किशोर। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं। कहता है जो अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 है उसके अनुसार इनमें से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है। पहला कहता है कि अपने परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना या रखना, यह तो दंडनीय अपराध है। अगला विकल्प कहता है कि वेश्यावृत्ति के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाला वयस्क, यह भी दंडनीय अपराध है। तीसरा कहता है एक व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना, यह भी दंडनीय अपराध है। चौथा कहता है एक निजी स्थान पर वेश्यावृत्ति और किसी भी सार्वजनिक स्थान से पर्याप्त दूर, यह दंडनीय अपराध नहीं है। अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार प्रथम अपराध पर अपने परिसर को वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग करने की अनुमति देने के लिए क्या दंड है। आपसे दंड पूछा गया है जो अपने परिसर को वेश्यावृत्ति के उपयोग के लिए अनुमति देता है, उसके लिए क्या दंड है। पहला कहता है कि 1 से 3 साल की कैद और जुर्माना, दूसरा कहता है 2 साल तक की कैद और जुर्माना, तीसरा कहता है 2 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना, चौथा कहता है कोई कारावास नहीं केवल जुर्माना। तो आपका विकल्प बी सही होगा। इसके लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है, जुर्माना दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार प्रथम अपराध पर वेश्यावृत्ति के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को प्राप्त करने, प्रेरित करने या लेने के लिए क्या दंड है। यदि कोई व्यक्ति किसी वयस्क व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए या प्रेरित करता है या लेने के लिए तो उसके लिए क्या दंड है। कहता है 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना, 2 साल तक की कैद और जुर्माना, या तीसरा विकल्प आपका कहता है कि 3 साल तक की कठोर कारावास और
3 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना, या चौथा विकल्प कहता है कोई कारावास नहीं, बस केवल जुर्माना बस। तो आपका विकल्प सी सही होगा, इसके लिए 3 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को प्राप्त करने, प्रेरित करने या लेने के लिए क्या दंड है। आपको पहला विकल्प कहता है कि 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना, दूसरा कहता है 7 साल की कठोर कारावास से आजीवन कारावास और जुर्माना, तीसरा कहता है 7 से 12 साल तक कठोर कारावास और जुर्माना, चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए विकल्प बी सही होगा, 7 साल के कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माना। यदि बच्चे को प्राप्त या प्रेरित करने के लिए कोई प्रेरित करता है, या अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत 1956 के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को प्राप्त करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान है, वह है 7 साल के कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माना। अगला प्रश्न आपका कहता है एक विशिष्ट नौकरी के लिए न्यूनतम मजदूरी है। एक विशिष्ट नौकरी के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या है। पहला कहता है कर्मचारी के लिंग पर निर्भर करता है, दूसरा कहता है काम की प्रकृति और लिंग दोनों पर निर्भर करता है, तीसरा कहता है लिंग से स्वतंत्र यदि कार्य समान है, चौथा कहता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए 100% अधिक। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि लिंग से स्वतंत्र यदि कार्य समान है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक तस्करी करने वाला पुलिस अधिकारी कर सकता है। एक तस्करी करने वाला पुलिस अधिकारी कर सकता है, क्या कर सकता है। पहला विकल्प कहता है किसी संदिग्ध को केवल गिरफ्तारी वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकता है, या तलाशी वारंट के साथ आरोपी को परिसर की तलाशी लेना, या बिना किसी तलाशी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी लेना लेकिन 2 सम्मानित गवाहों के साथ, या चौथा विकल्प कहता है तलाशी के दौरान पाए गए किसी भी व्यक्ति को आरोपी के परिसर में केवल आरोपी की अनुमति के बाद ही हटाएं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि बिना किसी तलाशी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी लेना लेकिन 2 सम्मानित गवाहों के साथ। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 173 भारतीय संविधान के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। आपसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत, आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, कहता है किसके तहत छुआछूत का अंत किया गया है। आपसे पूछा गया अनुच्छेद 17 के तहत, या अनुच्छेद 202 के तहत, या अनुच्छेद 143 के तहत, या अनुच्छेद 27 के तहत। तो आपका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है हरि का मानना है कि सुषमा ढीले चरित्र की है। आपको एक वाक्य दिया गया है कि हरि का मानना है कि सुषमा ढीले चरित्र की है, वह उसे अश्लील इशारे और टिप्पणी करता है, हालांकि उसने उसे कभी छुआ नहीं है। सुषमा की हिम्मत नहीं जवाबी कार्यवाही, सुषमा अनुसूचित जाति की है और हरि को इसकी जानकारी है। क्या हरि का कृत्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है नहीं क्योंकि उसने उसे छुआ नहीं है, दूसरा कहता है हाँ, तीसरा कहता है नहीं क्योंकि वह ढीले चरित्र की है, तो चौथा कहता है नहीं क्योंकि उसने जवाबी कार्यवाही नहीं की है। यहाँ पे आपका विकल्प होगा हाँ, अर्थात विकल्प नंबर बी सही होगा, क्योंकि हरि यदि उसे अश्लील इशारे और टिप्पणी करता है तो यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपको कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 2015 संशोधन में शामिल किए गए अपराधों में है। आपको इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कहता है कि 2015 के संशोधन में किसे नए अपराधों में सम्मिलित किया गया है। पहला कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के व्यक्ति से जबरन कपड़े उतारना, ये सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा कहता है जादू टोना करने या डायन होने के आरोप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा देना। तीसरा कहता है कि अपमान के इरादे से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला या बल प्रयोग करना। चौथा कहता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में उस स्थिति का उपयोग करके उसका यौन शोषण करना, उसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती। तो आपका विकल्प नंबर बी सम्मिलित है, जो 2015 के संशोधन में शामिल किया गया था कि जादू टोना करने या डायन होने के आरोप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा नहीं दी जा सकती या देना सम्मिलित किया गया है।
अगला प्रश्न आपका कहता है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2006 के तहत उपमंडल स्तर पर समितियां और जिला स्तर पर समितियां वन अधिकारों के निहित के लिए है। कहता है कि पहला विकल्प कि प्रत्येक में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, दूसरा कहता है प्रत्येक में कम से कम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, तीसरा कहता है कि किसी महिला सदस्य की आवश्यकता नहीं है, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए प्रत्येक में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 177 कहता है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव CEDAW के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? कहता है 1981 में या 1975 में या 1979 में या 1983 में। तो आपका सही विकल्प होगा ये 1979 में अपनाया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव, भारत में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव CEDAW के उन्मूलन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। कब हस्ताक्षर किए गए? कहता 1980 में या 1993 में या 1988 में, 1995 में। तो आपका सही विकल्प होगा, यह उत्तर इसका होगा 1980 में हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाला एक व्यापक भेदभाव विरोधी कानून कौन सा है? पहला कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, दूसरा कहता है ऐसा कोई कानून नहीं है, तीसरा कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, या चौथा कहता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत में महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेदभाव के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाला एक व्यापक भेदभाव विरोधी कानून कौन सा है? तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। कब की गई? कहता है 1981 में या 1993 में या 1988 में या 1979 में। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, तो उसकी घोषणा 1993 में की गई। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन और पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा द्वारा अपनाई गई महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल है? पहला कहता है, पहला विकल्प आपका कहता है केवल घरेलू हिंसा, दूसरा कहता है केवल राज्य द्वारा की गई या माफ की गई हिंसा, तीसरा कहता है उपयुक्त दोनों, या चौथा कहता है उनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों ही सम्मिलित हैं, घरेलू हिंसा भी और राज्य द्वारा की गई या माफ की गई हिंसा भी। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे हस्ताक्षर? कहता 2003 में, 2007 में, 2011 में या 2009 में। तो 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। अर्थात महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन पर 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आपका कहता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन घरेलू हिंसा के बारे में निम्नलिखित में से सभी को मान्यता देता है सिवाय इसके। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसके अलावा सभी को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन घरेलू हिंसा के मामले में मान्यता देता है। पहला विकल्प कहता है घरेलू हिंसा महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है, दूसरा कहता है परिवार या घरेलू इकाई के भीतर आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा नहीं है, तीसरा कहता है पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं, चौथा कहता है बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। तो आपका सही विकल्प होगा पारिवारिक या घरेलू इकाई के भीतर आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा नहीं है। अगला प्रश्न आपको कहता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भी है जैसा कि वर्तमान के भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है? मित्रों, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, लेकिन इनमें से कौन से अधिकारों को छोड़ना है? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकार के अलावा पूछा गया है। आपको 4 अधिकार दिए गए हैं। कहता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या विवाह का अधिकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार विकल्प नंबर ए सही होगा। तो उत्तर होगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के उससे हटा दिया गया, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है एनसीडब्ल्यू का अर्थ है, आपका ये तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एनसीडब्ल्यू का अर्थ है राष्ट्रीय महिला परिषद, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय समिति, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय समिति, यह कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग।
एनसीडब्ल्यू का अर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग। मित्रों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न याद करते हैं तथा आगे के प्रश्नों को अगले सेशन के माध्यम से याद करेंगे, अगले सेशन के माध्यम से समझेंगे या याद करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा इसके और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है यह भी बताएं। और वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।